अब देखिए, खास करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे रियो डी जेनेरो आर्ट समिट के बारे में, जो कि 1992 में हुआ था। और ये जो मंथ था वो जून मंथ था। और पर्टिकुलरली इसमें हेड ऑफ द 100 हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुए थे। और ये जो हमारा अर्थ समिट हुआ था, ये फर्स्ट अर्थ समिट था जो कि ब्राजील, ठीक है, रियो डी जेनेरो जो कि एक शहर है, वो कहाँ पे है, ब्राजील में है। और ये पहला, है ना, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट था। और इसमें खास करके किस पे फोकस किया गया था, तो इसमें जो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज थे, खास करके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, उस पर डिस्कस किया गया था। इसमें जितने भी देश, मतलब खास करके 100 देश का, जो भी देश के हेड ऑफ द स्टेट शामिल थे, तो उन्होंने इस पे एक डिक्लेरेशन, ठीक है, और क्लाइमेट, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को लेकर के और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के डिक्लेरेशन साइन किया था। और इसमें 21 जो एजेंडा एडॉप्ट किया गया था, खास करके जो कन्वेंशन ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स था उसी अकॉर्डिंग था। और ये इसमें 21 जो एजेंडा था, इसमें खास करके डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा 21st सेंचुरी में, इसको लेकर के डिस्कस किया गया था। तो अब देखिए क्या है कि खास करके जब हम बात करते हैं ना कि ये जो हमारा 21st डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि देखिए ये जो डेवलपमेंट था, ठीक है, खास करके डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स 1992 एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, है ना, उसमें डिस्कशन किया गया था। कहता है कि विच टुक प्लेस रियो डी जेनेरो इन ब्राजील, इट एम्स टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये चीज होती है कि खास करके हम अपना भी अभी भी यूज कर ले, मतलब प्रेजेंट टाइम में भी कोई रिसोर्स का यूज कर ले, उसके बाद आने वाले जनरेशन के लिए भी, ठीक है, जो रिसोर्सेस है उसको कहीं ना कहीं बचा के रखें, ठीक है। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 21st एजेंडा था, उसमें फोकस किया गया, ठीक है। और उसके बाद खास करके इसमें देखिए 21st जो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खास करके इन्वायरमेंटल डैमेज को कैसे कंट्रोल करना, पॉवर्टी को, और वर्ल्ड लेवल पे यानी ग्लोबल लेवल पे जो भी डिजीज है उसको कैसे रिमूव किया जाए। और जो कॉमन, खास करके कंट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री का क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा, है ना, कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए कोई ऐसा रिसोर्स है जो कि क्या है ना कि किसी कंट्री के पास बहुत ज्यादा है और किसी कंट्री के पास कम है, तो जिसके पास ज्यादा है वो क्या करेगा, जिसके पास कम है उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए यही चीज 21st एजेंडा 21 एजेंडा 21 जो था उसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया था और यही चीज मेंशन है। अब देखिए जब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की, कहता है प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। कहता है कि देखो जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो ये क्या है कि खास करके एक मतलब कोई भी चीज है, रिसोर्सेस है, ठीक है, तो रिसोर्स को अगर हम प्लानिंग वाइड हम यूज करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम कम से कम रिसोर्स को सही ढंग से यूटिलाइज कर सकेंगे और कहीं ना कहीं उसका वेस्टेज नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग रिसोर्स को कैसे हम यूज करेंगे, इसके लिए प्लानिंग कहीं ना कहीं नीड होती है, प्लानिंग की नीड होती है। कहता है इट हैज इंपॉर्टेंट इन ए कंट्री लाइक इंडिया which has enormous diversity and availability of resources। देखिए जैसा कि एक एग्जांपल बताया गया कि इंडिया का क्या है, डाइवर्सिटी, कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे डेजर्ट है, तो कहीं पे लैंड है, कहीं पे प्लेन है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्या है, जो इन्वायरमेंटल डाइवर्सिटी है ना, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, क्लाइमेटिक चेंज होते रहता है, कहीं पे गर्मी पड़ता है तो कहीं पे ठंडा पड़ता है। तो इस तरह से जो रिसोर्स है उसका प्लानिंग बहुत ही ज्यादा नीड्स है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ताकि सही ढंग से यूटिलाइज हो सके। कहता है देयर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, है ना। कुछ रिसोर्सेज कहीं पे ज्यादा पाया जाता है तो कहीं पे कम पाया जाता है, तो इसीलिए प्लानिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत है ना, कोई भी रिसोर्स का यूज करने से पहले। अब देखिए फिर कहता है आगे कि देयर आर सम रीजन्स व्हिच कैन कंसीडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ
अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना, वही चीजें जो चीज हमने पहले बता चुके हैं। उसके बाद कहता है कि और उसके बाद कि there are some regions which are acute or shortage, है ना, vital resources, for example state of झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश रिच इन क्या चीज मिनरल्स। कहता है कि देखिए जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हैं झारखंड का ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ का ले सकते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश का ले सकते हैं। यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है एज वेल एज कोल डिपोजिट्स भी है, यहाँ पे कोल भी है। वही अब अगर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश में ठीक है कहता है कि एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आपको जैसे अरुणाचल प्रदेश में आप देख लीजिए वहां पे वाटर काफी मात्रा में है, बट लेक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे राजस्थान है, यहाँ जो है पर्याप्त मात्रा में आपको सोलर एनर्जी मिल सकता है, विंड एनर्जी मिल सकता है, बट लेकिन राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में जो वाटर रिसोर्सेस है वो अवेलेबल नहीं है ना। इसी तरह से एज वेल एज हम बात करेंगे जैसे कि कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। कहता है उसी तरह से हम लद्दाख की बात करेंगे तो यहाँ पे काफी मात्रा में डेजर्ट है जिसके पास रिसोर्स की काफी कमी है, यहाँ पे रिसोर्स ही नहीं ज्यादा। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या है, यहाँ पे आपको डेजर्ट है ना। उसके बाद लेकिन जब हम बात करेंगे हेरिटेज की, कल्चरल हेरिटेज की, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिच है, यहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं, है ना, एक टूरिस्ट प्लेस है क्या चीज लद्दाख। तो इस तरह से कहता है कि डिफिशिएंट इन वाटर, है ना, कहता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसीलिए कंट्री लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या रीजनल लेवल पे हो और तो और लोकल लेवल पे भी हमें क्या चीज की जरूरत है, तो हमें जरूरत है प्लानिंग की। तो विदाउट प्लानिंग हम इन सभी को मैनेज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पर्टिकुलरली रिसोर्स प्लानिंग इंडिया। अब देखिए भारत में क्या रिसोर्स प्लानिंग है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहता है रिसोर्स प्लानिंग इंडिया planning is a complex process which involves identifications and inventory of resources across the region of the country। देखिए किसी चीज को अंडरस्टैंड किए हुए, ठीक है, किसी चीज को जाने हुए, ठीक है, कहाँ पे कितना रिसोर्स अवेलेबल है और कहाँ पे हो सकता है आने वाले दिन में इन्वेंशन हो सकते हैं रिसोर्सेज का। तो इस चीज को प्लानिंग किए हुए, बिना प्लानिंग किए हम बिना जाने हम प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहले तो सर्वेइंग, इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन बहुत ही जरूरत नीड है, ठीक है। तो पहला मेरा काम क्या होगा प्लानिंग के लिए, भारत में अगर कोई चीज रिसोर्स है उसका प्लानिंग के लिए पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जाकर के वहां का सर्वेइंग करेंगे, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, दूसरा जो हमारा होगा वो इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर्स, है ना, विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उसमें हम लोग मतलब प्लानिंग करने में कुछ टेक्नोलॉजी अगर यूटिलाइज हो तो उसका हम लोग यूज करेंगे, एज वेल एज स्किल्स का यूज करेंगे, कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो इम्प्लीमेंटेशन हो सके उस रिसोर्स को डेवलपमेंट या प्लान करने के लिए उसको हम लोग करेंगे यूज। उसके बाद अगला देखेंगे मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तब हम देखेंगे कि नेशनल लेवल पे इस प्लानिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो हम जाकर के जो रिसोर्स है उसको हम प्लान कर सकेंगे। कहता है इंडिया हैज मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 years प्लान्स लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिए कहता है कि भारत में खास करके जो रिसोर्स प्लानिंग है, रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाए ये आपको, ठीक है, कब से देखने को मिलता है, तो ये आपको फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, ठीक है, फर्स्ट 5 year प्लान जो कि 1951 में आया था, ठीक है, 1951 में आया था। तो उसी टाइम से, ठीक है, हमारे कंट्री में जो रिसोर्स है वो काफी कम रहने की वजह से हम लोग उसी टाइम से कहने के क्या है प्लानिंग के साथ हम यूटिलाइज करते हैं। अब देखिए आगे कहता है कि द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी, ठीक है,
कोई भी रिसोर्स। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट any regions, but the availability of resource in the absence of corresponding change technology and institutions may be hinder development। कहता है देखिए आपके पास रिसोर्स है, ठीक है, तो अच्छी बातें हैं, ठीक है, एज वेल एज यदि रिसोर्स के साथ साथ आपके पास टेक्नोलॉजी है, कोई इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, तो और अच्छी बातें हैं। कहता है देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट these are include in economical backward region on the country. There are some regions which have poor resource based base but they are economically developed। कहता है कुछ ऐसे रिसोर्स है जहां पे क्या है कि पर्टिकुलरली आपके पास, ठीक है, उस एरिया में, उस रीजन में रिसोर्स भले ही पुअर हो बट टेक्नोलॉजिकली अगर बात करेंगे तो वो काफी टेक्नोलॉजिकल क्या है, इनहांस किया है। अब देखिए तो कहता है कि यहाँ पे कुछ मतलब जैसे कि बात की गई है कि द हिस्ट्री ऑफ colonization reveals that rich resource in a colonialism are their main attraction of the foreign invaders। कहता है कि देखिए जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, जो भी मतलब विदेशी आक्रमणकारी थे जो हमारे देश में कहीं ना कहीं आक्रमण किए थे, उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया कि पर्टिकुलरली वो लोग को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया, हमारा जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं उस जो फॉरेनर थे उसको अट्रैक्ट किया। तो क्यों अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो पर्याप्त मात्रा में थे, काफी मात्रा में थे, और तो और, ठीक है, तो कहता है कि इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द colonized countries that helped them to exploit resources of other regions and establish other supremacy of the colonized। ठीक है, देखिए उनके पास क्या था, बस रिसोर्स नहीं था बट टेक्नोलॉजिकल काफी क्या थे, एडवांसमेंट थे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे देश में क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ आना पसंद किया, है ना। अब देखिए यहाँ पे कहता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। आखिर रिसोर्स का तो चलिए ठीक है, प्लानिंग हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसकी केस में कहता है कि देखिए कि रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट irrational consumption and overutilization of resource may lead to socio-economic and environmental problem। to overcome these problems resource conservation at various level is important। तो देखिए पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं, ठीक है, किस चीज के, कि जो कंजर्वेशन के, तो कभी कभी क्या करते हैं तो हम लोग रिसोर्स को काफी मात्रा में यूज करते हैं, ठीक है, जितना हमें यूटिलाइज नहीं है। जैसे वाटर है तो जाइएगा कहीं कहीं पे रूरल एरिया में, खास करके यूपी बिहार साइड में जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी है, वहां पे एकदम पानी का खूब वेस्टेज किया जाता है, मतलब काफी यूज किया जाता है, जितना यूटिलाइज नहीं करना चाहिए ओवर यूटिलाइज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, आपका राजस्थान है, जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे सही से यूटिलाइज, वहां पे जो वाटर है वहां पे कमी है, ठीक है। तो अगर वहां पे ओवर यूज नहीं करके सही यूटिलाइज हो तो दिल्ली हो या राजस्थान हो, वहां पे जो पानी की कमी है तो उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कंजर्वेशन बहुत ही जरूरत है, ठीक है। हमें जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको ओवरकम करने में कहीं ना कहीं रिसोर्स अगर कंजर्व कर लेते हैं तो हमें क्या होगा, हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है कि जो गांधी जी was a very opted voicing the concern about the resource conservation in the world। ठीक है, उनके द्वारा एक मतलब एक क्या कहते हैं वॉइस किया गया था, मतलब एक कोटेशन दिया गया था। क्या दिया गया था, तो उनका कहना था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नीड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। उनका कहना था कि जो रिसोर्स है इन्वायरमेंट में या हमारे देश में, ठीक है, रिसोर्स पर्याप्त है, और रिसोर्स पर्याप्त है तो इसका मतलब क्या है कि
तब तक ही रिसोर्स पर्याप्त है, मतलब अगर हम हमारे लिए उतना रिसोर्स अवेलेबल है जितना कि हम यूज कर सकें, जितना हमें जरूरत है। हाँ, यदि हम कोई भी ग्रीड करते हैं, कोई लालच करते हैं, तो उसके पास उसका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसके पास मतलब उसका कोई मतलब समाधान है। अगर मान लीजिए किसी को अगर साइकिल है, सपोज कीजिए उसके साइकिल से ही काम चल रहा है, अब वो कह रहा है कि नहीं हमें मर्सिडीज चाहिए, तो वो तो क्या है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वही चीज महात्मा गांधी का कहना था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी, नीड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। मतलब सबके जो जितना उनको होना चाहिए, जितना चाहिए उतना पर्याप्त है। अगर कोई लालची बनता है, किसी को ज्यादा जरूरत है, लालच है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कहता है ही प्लेस्ड द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लोरेटिव नेचर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज ऑफ फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट ग्लोबल लेवल। कहता है कि देखिए ये जो सेल्फिश की भावना है या ग्रीडी लालच की भावना है, ये इंडिविजुअल से ही नहीं, एज वेल एज मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज वेल वर्ल्ड लेवल पे जो एक दूसरे के मतलब रिसोर्स का यूज करना या मतलब कहीं ना कहीं रिसोर्स ज्यादा हो हमारे पास, ये वर्ल्ड लेवल पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मासेस ऑफ पीपल्स में आपको ये चीज देखने को मिलता है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। अब देखिए खास करके जब हम बात करते हैं तो आगे कहता है कि देखिए यहाँ पे एक समिट के बारे में दिया गया है जो इंटरनेशनल लेवल पे है। ठीक है, और एक क्लब की बात की गई, ये खास करके रोम, ठीक है, वहां के बारे में बताया गया है। तो खास करके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें नहीं लगता है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो समिट था वो इम्पोर्टेंट था, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए हम आते हैं यहाँ पे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, अब देखिए लैंड रिसोर्सेज के बारे में जब बात करते हैं तो कहता है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो लैंड पे रहते हैं। तो कहता है वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड। कहता है और जो भी काम होता है, चाहे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वो सारे के सारे कहाँ पे करते हैं, हम लोग लैंड पे करते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके यूज भी करते हैं, है ना, डिफरेंट वेज में। कहता है लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कहता है कि देखिए लैंड जो भी जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका कि हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। कहता है इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, ये कहीं ना कहीं जो वनस्पति उसको उसका भी उसके में हेल्प करता है, उसको भी हेल्प करता है, वाइल्ड लाइफ को भी हेल्प करता है, ह्यूमन लाइफ को भी हेल्प करता है, एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचाता है ना। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे में भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज होता है। कहता हाउएवर किंतु लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज द लैंड। ठीक है, तो कहता है कि देखो इतना ही नहीं, हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, सबके लिए यूजफुल तो है ही, साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इसका हम लोग बहुत जगह पे यूज भी करते हैं, मिट्टी से बहुत सारे चीज बनाते हैं, है ना। तो कहता है वेरियस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए हमें अगर लैंड की यूज करने की बात है तो हमें एक प्लानिंग के साथ हमें यूज करना चाहिए, इसको ध्यान में रख करके यूज करना चाहिए। कहता इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन एंड आइलैंड। कहता है देखिए भारत एक ऐसा देश है जहां पे कि आपको, ठीक है, कहीं पे माउंटेन देखने को मिलेगा, तो कहीं पे प्लेट्यू देखने को मिलेगा, कहीं पे प्लेन, कहीं पे आइलैंड। और तो और लगभग में 43% एरिया जो है हमारे कंट्री का, उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, लैंड देखने को मिलता है। और लैंड में जो है आपको प्लेन देखने को मिलता है, मतलब मैदानी भाग, समतल देखने को मिलता है। और तो और ये जो है हमारे लिए खास करके किस चीज के लिए यूटिलाइज होता है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज होता है और इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कहता है माउंटेन जो है हमारे देश में वो 30% है ना। उसके बाद कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। कहता है यहाँ पे अच्छा खासा मात्रा में आपको रिवर भी देखने को मिलेगा, कहाँ पे, तो हमारे कंट्री में। ठीक है, तो 43% आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, लैंड एरिया देखने को मिलेगा, एज वेल एज 30% आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। और तो और 27% जो है हमारे कंट्री में वो प्लेट्यू रीजन है, पठारी भाग है।
कहता है इट पासेस रिच रिजर्व मिनरल फॉसिल। और तो लैंड यूटिलाइजेशन की जब बात करते हैं तो लैंड यूटिलाइजेशन में जब बात करते हैं तो इस केस में कहता है कि खास करके, ठीक है, कि लैंड रिसोर्स का हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो खास करके देखिए यहाँ पे सारे यूज बताया गया। फॉरेस्ट में हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। अभी के डेट में क्या है ना कि बहुत जगह पे ऐसे है एरिया जो कि बैरन है, वेस्टेज है ना, उसका भी हम लोग कहीं कहीं पे यूज कर लेते हैं। कहता है लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो एग्रीकल्चर में हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं। और तो और हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग रोड्स बना सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, है ना। तो कहता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडेड फैलो लैंड, कहता है परमानेंट हम लोग पैस्चर्स ग्रेजिंग लैंड हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। कहता है लैंड अंडर द मिसलेनियस, हम ट्री क्रॉप्स लगा सकते हैं। उसके बाद अगर ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड हमारे पास होता है तो कहता है फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ठीक है, 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स हम लोग ये सब से यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कहता है फॉलो लेंस की जब बात करते हैं तो फॉलो लेंस में आपको क्या है, करेंट फ्लो कल्टीवेशन फॉर लेस देन 1 ईयर, है ना। तो ये सब चीजें हैं क्या चीज हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे लैंड का। अब देखिए आगे जो बात की गई है तो वो बात की गई है खास करके यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया है, कहाँ पे कौन सा मतलब जो एरिया है कितना परसेंटेज क्या चीज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 18% जो मैक्सिमम है आपको हमारे कंट्री में, वो क्या है, ये फॉरेस्ट है ना। उसके बाद जाकर के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फॉरेस्ट के बाद उसके बाद जाकर के देखिए यहाँ पे 12% बैरन है, मतलब बंजर भूमि है। उसके बाद 4.9% ये जो एरिया है अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेज है ना। उसके बाद परमानेंट पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग के लिए यूज होता है। तो इस तरह से ये ग्राफ दिया गया है। अब देखिए खास करके आगे हम बात की है, आगे जो बात करते हैं तो ये जो ग्राफ हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन इसके बारे में देखेंगे। कहता है लैंड जो डिग्रेड करता है मतलब कि भूमि का क्षयन और कंजर्वेशन मेजर्स। देखिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देखिए लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे, कहीं पे आप सुने होंगे, ठीक है, बाढ़ आता है या नदी के किनारे वाला एरिया है तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, वहां पे जो लैंड है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है, वो नदी में समाहित हो जाता है ना। और तो और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कहता है वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू विद द फ्यूचर जनरेशन। कहता है हम लोग क्या करते हैं, जो लैंड है अपने लिए यूज करते ही है ना, आने वाले जनरेशन के लिए भी हम लोग बचा के रखते हैं। कहता है 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। कहता है देखो जब हम बात करते हैं ना 95% की, ठीक है, चाहे वो हमारे बेसिक नीड्स की मतलब 95% जो बेसिक नीड्स है, चाहे वो फूड हो, चाहे रहने का आवास हो, शेल्टर हो, है ना, क्लोथ हो, ये हमें कहां से प्राप्त होता है, तो ये सारे के सारे हमें लैंड से प्राप्त होता है। कहता है ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। कहता है देखो जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं तो ये केवल डिग्रेडेशन मतलब अगर लैंड कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगा तो क्या होगा, तो कहता है ये हमें प्राप्त नहीं हुआ, बट हैव आल्सो एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज द डैमेज ऑफ लैंड। कहता है क्या होगा, तो जो लैंड है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। कहता है सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड acquiring to have contributions of significantly land degradation। ये सभी कारण हैं जिसके कारण अगर मतलब मान लीजिए कि ये जो लैंड है वो डिग्रेड कर जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कहता है माइनिंग साइट्स आर abandoned after the excavation work is complete, leaving deep scarce and trace overburdening
In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to they have mining caused severe land degradation. देखिए जो लैंड है उसको उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो कहीं कहीं पे देखिए हम लोग जैसे कि मान लीजिए कोई माइनिंग चल रहा है, ठीक है, तो माइनिंग के केस में क्या होता है कि पर्टिकुलरली आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि लैंड को कहीं ना कहीं काटा जाता है, मतलब सॉरी लैंड कहते हैं, जो ट्री है फॉरेस्ट है, ठीक है, तो फॉरेस्ट को काटा जाएगा, तो फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वहां का जो लैंड है उसको खुदाई किया जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, लैंड का डिग्रेडेशन होता है, जैसे कि आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश एज वेल एज महाराष्ट्र, है ना, तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज देखने को मिलेगा लैंड का डिग्रेडेशन। अब देखिए आगे कहता है कि खास करके और भी यहाँ पे बताया गया है कि जैसे डिग्रेडेशन ड्यू टू द वाटर लॉसिंग, है ना, लीडिंग इंक्रीज सैलिनिटी अल्कलिनिटी इन सोयल, द मिनरल प्रोसेस लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, है ना, तो ये सब एरिया बताया गया है, टारगेट किया गया है यहाँ पे कि लैंड डिग्रेडेशन आपको देखने को। अब चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे जो है हमारे पास यहाँ पे हम लोग सोयल सोयल के बारे में पढ़ेंगे, तो सोयल भी ये भी एक हमारे लिए क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है ना, तो सोयल भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है, कहता है सोयल इज द मीट important renewable resources, natural resources. It is a medium of plant growth and support different. अब देखिए खास करके जब बात करते हैं ना आगे, तो इसमें कहा गया है कि द सोयल इज लिविंग सिस्टम, कहता है देखिए सोयल मिट्टी, मिट्टी का भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कहता है इट इज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम द सेटअप सोयल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन ए डेप्थ, कहता है कि जब हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो जो अपर लेवल है जिसको कि हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे आप जाइएगा ना कि कुछ सेंटीमीटर तक, तो आपको क्या मिलता है, मिट्टी मिलता है, तो कहता है रिलीफ पेरेंट्स रॉक बेड रॉक क्लाइमेट वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म लाइफ एंड टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, खास करके 6 या 7 में पढ़े होंगे, है ना, तो ये मिट्टी कैसे बनता है, लाखों करोड़ों वर्ष जो फॉरेस्ट है या वेजिटेशन है वो क्या होता है, धरातल में चले जाता है, धरातल में दबने के बाद तो जो हीट और मतलब टेम्परेचर है और प्रेशर है उसके वजह से क्या होता है, मिट्टी का फॉर्म हो जाता है ना, तो इसको लेकर कहता है कि मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है, तो कहता है कि खास करके मिट्टी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी है, तो इसीलिए हम कैसे उसका यूज करेंगे, तो कहता है क्या, कहते हैं वेरियस फोर्सेस नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर attractions of running water wind and glaciers activity decomposer contribute to formation of soil, तो कहता है chemical and organic changes which take place in the soil, ठीक है। अब देखिए खास करके आगे जो बात की है, आगे बताया गया अब क्लासिफिकेशन सोयल, ठीक है, तो सोयल कितने तरह के होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स सोयल फॉर्मेशन कलर, है ना, थिकनेस टेक्सचर, है ना, और तो और एज केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, और सोयल को हम लोग भारत में कितने भाग में डिवाइड किए गए उसके बारे में हम लोग देखें। तो कहता है इंडिया हैज वेरी रिलीफ फीचर्स लैंडफॉर्म्स क्लाइमेटिक रियल्म, है ना, vegetation types these have contributed in development in our various types of soil। तो पहला देखिए एल्यूवियल सोयल होता है, अब देखिए एल्यूवियल सोयल क्या होता है, तो कहता है एल्यूवियल सोयल दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोयल, ये सबसे ज्यादा वाइडली मतलब भारत में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मात्रा में ये सोयल है, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ प्लेन नदर्न प्लेन में, ठीक है, उत्तरी मैदान में आपको एल्यूवियल सोयल पाया जाता है, कहता है these have been deposited by 3 important Himalayan river system, the Indus and Ganga and Brahmaputra। कहता है ये जो है खास करके ये कहां से आपको देखने को मिलेगा, ये 3 इंपॉर्टेंट जो रिवर है उसके थ्रू ये डिकम्पोज किया जाता है, ठीक है, खास करके पहला हिमालयन रिवर जिसको कि हम लोग इंडस
रिवर भी बोलते हैं, ठीक है, इंडस रिवर। कहता है फिर देखिए, तो कहता है खास करके हिमालयन रिवर, इंडस रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये सब रिवर जो है ये एलुवियल सोइल के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये मतलब कहीं ना कहीं डिपोजिट करने का काम करता है। कहते हैं दिस सोइल आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। कहता है देखो नदर्न भाग में तो है ही, एज वेल एज आपको राजस्थान वाले एरिया और गुजरात वाले एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा कौन सा सोयल, एलुवियल सोयल। और ये जो एलुवियल सोयल है ये खास करके कहता है ये आल्सो फाउंड इन द कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी। खास करके महानदी की जब बात करते हैं तो महानदी आपको कहाँ पड़ता है, तो ये महानदी जो है ये उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर के तट पे भी आपको देखने को मिलेगा कौन सा सोयल, तो ये आपको एलुवियल सोयल देखने को मिलेगा। कहते हैं एलुवियल सोयल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड। कहता है इसमें जो है जो सैंड है, रेत है, वो भी देखने को मिलेगा, सिल्ट भी देखने को मिलेगा और एज वेल एज क्ले भी आपको देखने को मिलेगा। कहता है एज वी मूव inland toward the river valley, soil particularly appears somewhat bigger in size in the upper reaches river valley that near the place of the break of slope। कहता है जहां पे आपको स्लोप होता है वहां पे आपको ये जो सोयल है पाया जाएगा आपको। कहता है सच सोयल मोर कॉमन इन प्लेडमोंट प्लेन्स सच एज डॉर्स, चॉस एंड तराई वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। कहता है अपार्ट फ्रॉम साइज देयर गेन्स एंड कंपोनेंट सोइल आल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। अकॉर्डिंग टू द एज एलुवियल सोइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होता है भांगर और दूसरा होता है खादर, ठीक है। तो भांगर क्या होता है और खादर क्या होता है, तो कहता है कि देखो सोइल कहता है ऐसी मिट्टी जो खास करके आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं देखो भांगर की जब बात करते हैं कहता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, कहता है जिसमें ज्यादा मात्रा में कंकर पाया जाएगा तो उसको बोलते हैं क्या चीज, खादर, है ना। हायर नहीं, जिसमें हाईएस्ट मात्रा में कंकर पाया जाएगा उसको बोलेंगे भांगर, है ना। और जब हम बात करते हैं ठीक है खादर की, तो कहता है कि इस केस में तो कहता है कि जिसमें ठीक है कम कंकर पाए जाते हैं उसको बोलते हैं खादर। कहता है इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड इट मोर फर्टाइल देन बांगर। कहता है खादर जो होता है वो क्या होता है, बांगर से ज्यादा उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। कहता है एलुवियल सोइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। कहता है खास करके जब हम एलुवियल सोइल की बात करते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब उपजाऊ होता है कंपैरिजन टू अदर सोइल, अदर टाइप्स ऑफ सोइल। कहता है मोस्टली दिस सोइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटास। कहता है इसमें जो एलुवियल सोइल होता है इसमें आपको पोटास पर्याप्त मात्रा में होते हैं, फास्फोरिक होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, एज वेल एज लाइम वाटर भी होता है, लाइम भी होता है। कहता है जो कि डील करता है ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट, है ना। तो कहता है कि ये सब जो खास करके केमिकल्स अवेलेबल है, ठीक है, जो एडिक्वेट मात्रा में आपको पोटास देखने को मिलता है, फास्फोरिक एसिड मिलता है, एज वेल एज लाइम देखने को मिलता है, तो ये सब क्या होते हैं, तो खास करके जो शुगर केन है या पेडी है या व्हीट है, ठीक है, और अदर पल्सेस क्रॉप्स हैं, तो उसके लिए काफी यूटिलाइजेशन होता है, उसके लिए काफी उसके ग्रोथ में काफी हेल्प करता है। तो इसीलिए ये जो है काफी फर्टाइल लैंड होते हैं, काफी फर्टिलिटी होता है ना। तो कहता है रीजन ऑफ एलुवियल सोइल इंटेंसिवली कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, है ना। आप स्वाभाविक है तो पर्याप्त मात्रा में अगर पाया जाएगा क्या चीज, तो पर्याप्त मात्रा में अगर जो वहां पे ग्रेन्स है, जो क्रॉप्स उगेंगे तो पॉपुलेशन तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। पॉपुलेशन वहां की ज्यादा होगा
तो कहता है इसीलिए इस एरिया में, जिस एरिया में आपको एलुवियल सोयल होते हैं, तो उस एरिया में जो पॉपुलेशन होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कहता है सोयल इन द ड्राइड एरियाज आर मोर अल्काइन एंड कैन बी प्रोडक्ट आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। कहता है देखो क्या होता है कि इसको कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होती है, टाइम टू टाइम मतलब कोई भी खाद डालना ही पड़ता है, ठीक है, और पानी की भी आवश्यकता होती है ना। तो कहता है ये था हमारा एलुवियल सोयल। अब देखिए हम बात करते हैं ब्लैक सोयल की। तो कहता है ब्लैक सोयल जो है ये खास करके ये जो सोयल होता है ये कलर में ब्लैक होता है, और तो और कहता है ऑल्सो नोन एज रेगुड सोयल। कहता है ब्लैक सोयल को ही क्या बोला जाता है, रेगुड सोयल भी बोला जाता है, रेगुड मृदा बोला जाता है। कहता है ब्लैक सोयल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कहता है देखो ब्लैक सोयल जो होता है ये कॉटन के ग्रो करने के लिए, कॉटन उपजाने के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कहता है इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना along with the parent rock material rock are the important factor for the formations of black soil। तो कहता है कि ये जो कॉटन होता है मतलब रेगुड सोयल होता है ये खास करके जो पेरेंट रॉक मटेरियल्स होते हैं एज वेल एज